आज की जनरेशन नहीं जानती है कि किस तरीके से स्केर्सिटी थी पहले, क्योंकि जो पहले की गवर्नमेंट थी उसको अटैक करते हुए उन्होंने ये चीज कही, बोला इस जनरेशन ने स्केर्सिटी नहीं देखी है। और इसके लिए पिछली जनरेशन ने काम भी किया है, अटैक भी किया है, और जिस तरीके का पिच है, आपको कितना लगता है कि इफेक्टिव रहेगा? देखिए, प्रधानमंत्री तो अपनी पीठ थपथपाएंगे ही भाई। 12-13 साल वो रहे मुख्यमंत्री, अब वो प्रधानमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन जब सब कुछ ठीक है तो फिर प्रधानमंत्री को अपनी तमाम पूरी सेना को वहां उतारने की क्या जरूरत थी? अगर उनको इतना विश्वास है कि गुजरात की जनता उनके साथ है, या उनके जो उनका कार्यकलाप है, या उनकी पार्टी का जो कार्यकलाप है, तो फिर मुख्यमंत्री बदलने की क्या आवश्यकता थी? और तमाम सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बदला, पूरी कैबिनेट की कैबिनेट बदल डाला। और अभी जो उम्मीदवार खड़े किए हैं उसमें भी कई लोगों की टिकट कट गई है। तो भारतीय जनता पार्टी, अगर सब कुछ ठीक था और सब कुछ ठीक है, तो इतनी तब्दीली, इतना बदलाव करने की आवश्यकता नहीं थी। ये इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री काफ़ी हद तक वो नर्वस हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने पूरे कैबिनेट, तमाम दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतारा है। के इलेक्शन के चांसेस में उन्होंने बोला कि जैसे यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में गवर्नमेंट फिर से बनी है, वैसे ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी रिपीट होगी सरकार। जिस तरीके से आश्वासन दे रहे हैं, और क्योंकि एक अपना स्टैंड रखा है। नहीं, देखिए, हर आदमी को यह अधिकार है कि वो सपना देखे, और अनुराग ठाकुर को भी ये अधिकार है, चाहे वो रात में देखें या दिन में देखें। हिमाचल प्रदेश की अभी तक जितनी भी रिपोर्टें आई है उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि वहाँ लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है, परिवर्तन के लिए वोट किया है, और इस बार वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। और वैसे भी हिमाचल का ये ट्रेडिशन रहा है। बहुत विवाद काफी अरसे से देखा गया है, और उस पे ही देवेंद्र फडणवीस जो वहां के डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा है कि मराठी स्पीकिंग विलेजेस को इंक्लूड करेंगे, जैसे बलगाम, कारवार और निपानी को महाराष्ट्र में विलय करने की कोशिश करेंगे। जो फेडरल फाइट सामने आ रही है, उसका निवारण किस तरीके से आप देखिए, दुखद है, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या उनके समर्थित सरकार है। आप महाराष्ट्र ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, और केंद्र सरकार है। केंद्र में बहुत ही मजबूत तथा कथित जो कहा जाता है कि हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके रहते हुए अगर इस तरह के जो छोटे मोटे डिस्प्यूट है उसका कोई समाधान नहीं होता है, तो ये उनकी विफलता का एक जीता जागता सबूत है। सत्येंद्र जैन किया एक वीडियो जिसमें वो बहुत अच्छा खासा सामान, ये खाना खाते हुए दिखा है, जो जेल का जो खाना होता है उससे काफी भिन्न था। तो आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एक थोड़ा डिफेंसिव मोड पे भी? देखिए, जो जेल का मैनुअल है वो सब पर लागू होता है। जो भी आरोपी होता है, जो जेल जाता है, उस पर जेल मैनुअल लागू किया जाता है। जो जेल में दूसरे लोगों को खाना मिलता है या जो व्यवहार उनको मिलता है वही उसको भी मिलना चाहिए। अब जैन साहब मंत्री हैं और आप पार्टी के नेता हैं, तो जाहिर है कि वो अपने अधिकार का थोड़ा बहुत लाभ उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक इलेक्शन कमीशन की जरूरत है जो एक्शन ले सके प्रधानमंत्री के खिलाफ भी। रोल चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन का काफी क्रिटिकल रही है और काफी अरसे से क्रिटिकल रही है। ये जो टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, आप कैसे देखते हैं और इस पे आपका क्या? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है चुनाव आयोग के विरुद्ध कहा जाए, और ये कहा गया है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी महसूस किया है कि आज का जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, वो निष्पक्ष नहीं है और वो दबाव में काम कर रहा है।
और इसीलिए उन्होंने उदाहरण भी दिया कि हमें सेशन जैसे व्यक्ति की जरूरत है जो बिल्कुल ही निष्पक्ष हो और बिना खौफ, बिना डर के वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करे। आज सब लोग कहते हैं, हम लोग विपक्ष तो बहुत दिन से ये बात कह रहा था कि चुनाव आयोग की कोई भूमिका रही नहीं गई है। वो सरकार के कथन के अनुसार वो अपने फैसले लेती है और सही में होना यही चाहिए कि जो अगर प्रधानमंत्री भी उसके दायरे में आते हैं, चुनाव आयोग के नियम के दायरे में आते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा निष्पक्ष और बेखौफ चुनाव आयोग होना चाहिए। बात करते हैं, फिर से एक और विवादास्पद स्टेटमेंट दिया है जहां पे राहुल गांधी के लिए बोला है कि राहुल गांधी अब आजकल सद्दाम हुसैन जैसे दिखने लगे हैं। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से इनकी प्रतिक्रिया दिन ब दिन हर इलेक्शन रैली में वो कुछ ना कुछ कांग्रेस पे बोल रहे हैं, इस बार राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन। देखिए, शर्मा जी जो हैं वो गए हैं कांग्रेस से और इस यही कारण है वो अपनी लॉयल्टी और अपनी वफादारी वो भारतीय जनता पार्टी को जताने के लिए अधिक से अधिक और फजूल की बातें करते हैं। और जैसा एक कहावत है कि जो नया नया मुसलमान होता है, मुस्लिम होता है, वो प्याज ज़्यादा खाता है, ये दिखाने के लिए कि हम जो है मुसलमान हो गए। तो ठीक उसी तरह से ये हमारे आसाम के मुख्यमंत्री भी यही काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व है या प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी नज़र में आ जाए। एच.डी. कुमार कर्नाटक का इलेक्शन आने वाला है। उन्होंने कहा जेडीएस ओपन है इस आइडिया की कि मुस्लिम मुख्यमंत्री के तौर पे। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से ये पिच है, जेडीएस आपका एलआई भी रह चुका है। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार ये कोशिश हो रही है, कहीं वो ओवैसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं केजरीवाल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं दूसरे क्षेत्रीय पार्टियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश हो कि किसी तरह सेकुलर वोट को बांटा जाए। असम गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है सीबीआई असम के बॉर्डर में इस तरीके से ये दोनों पुलिस आमने सामने काफी अरसे से हैं और जिस चीज का अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला। आपको लगता है सीबीआई प्रोब में अगर ये रिकमेंडेशन या रेफर करेंगे उसमें कुछ निकलेगा आपके साथ? मेरा ख्याल ये मामला सीबीआई का नहीं है। ये दो इस राज्यों के बीच में जो विवाद चला रहा है एक लंबे समय से, और सीमा को लेकर, बॉर्डर को लेकर, ये उसका परिणाम है और इसमें गृह मंत्रालय की सीधे सीधे उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसमें हस्तक्षेप करे। और हमारे दोनों ही राज्य हमारे देश के राज्य हैं, कोई ये नहीं कि वो एक चाइना का है और एक हिंदुस्तान का है, तो कैसे बात होगी। दोनों पक्ष को बैठाकर और जो सही है उसको वहाँ तक उस निर्णय को लागू करने की ज़रूरत है। और ये मैं समझता हूँ कि पहले भी इस तरह की झड़पें हुई हैं दोनों राज्यों के जो फोर्स है उसके बीच में। तो इसमें गृह मंत्री को चाहिए कि वो जल्द से जल्द दोनों पक्ष को बैठाकर और इस मामले का समाधान निकाले। आपके प्रश्न रहेगा, उद्धव ठाकरे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिले पटना में। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सबसे बड़ा चैलेंज अभी ये है कैसे लॉ और डेमोक्रेसी को बचाया जाए और उसके लिए सब कुछ करेंगे जिसे बचे। और एक ऑपोजिशन यूनिटी का जो एक नैरेटिव है 2024 के इलेक्शन से पहले, आपके मद्देनजर ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी और ये ऑपोजिशन यूनिटी को कितना बाइंड करेगा? देखिए, अच्छा है कि एक आरजेडी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता और पूर्व मंत्री दोनों के बीच में बहुत बातचीत हुई और दोनों इस पक्ष में हैं कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि तमाम विपक्षी दल एक साथ आए, क्योंकि अगर
देश में लोकतंत्र को बचाना है, धर्मनिरपेक्षता को बचाना है और संविधान को बचाना है। तो ये वक्त है और उसका सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर आने की आवश्यकता है।